सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त। हमारे पास आज बहुत ज़्यादा खबरें हैं और हमारा आखिरी दिन है हफ्ते का, तो हमने सबको राउंड अप करना है। सर राउंड अप करना शुरू करते हैं। सर सबसे पहले जो वाक़यात पेश आए कल अडेला जेल के बाहर, जब फवाद चौधरी और शोएब शाहीन साहब की जो है एक आमना सामना हुआ, कुछ हीटेड वर्ड्स एक्सचेंज हुए, और उसके बाद ट्रू टू जो उनका एक स्टाइल है फवाद चौधरी साहब का, उन्होंने वायलेंस इख्तियार किया और उन्होंने उनको थप्पड़ मारे। तो एक तो हम इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हैं, एंड नंबर 1, नंबर 2 कि ये एक हैबिचुअल किस्म की चीज़ है। जो आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले एक शादी थी फैसलाबाद में ग़ालिबन, वहाँ पे भी मुबशर लुकमान जो टीवी पे आते हैं, उस वक्त आते थे, अब तो डिजिटल करते हैं, तो उनको भी इन्होंने इसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया था। तो इस पे ये समी इब्राहिम को भी कर तो इस पे मैं इस नतीजे पहुँचूँ कि फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होने की हैसियत से, लेकिन वो अपने वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करते, वो अपने थप्पड़ों के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये बिहेवियर जो है, ये अनएक्सेप्टेबल है। और किसी ऐसे माशरे के अंदर जहाँ पे पहले ही इतने मसले मसाइल हैं, उसमें ये तो ऐसे है कि एक पर्सन ऑफ जो नॉन पर्सन है वो ऐसे करे, तो वो बेसिकली फिर इंडोर्स कर रहा है वायलेंस को। तो हम इसी के ख़िलाफ़ हैं। जी बिल्कुल, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। मतलब लेजिस्लेटर्स का तो काम ही होता है कि गुफ्तगू करना, तो वो अगर थप्पड़ों पे आ जाएंगे तो फिर अवाम से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो अपने डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व करेंगे। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि एक अनफॉर्चुनेट मामला और भी है, वो ये है कि इस तरह की खबरें जब भी सामने आती हैं तो एक गुमान तो ये होता है कि शायद अवाम की तरफ से भी इस पे सख्त किस्म का रिएक्शन आएगा, लेकिन अवाम की तरफ से रिएक्शन नहीं आता, बल्कि अवाम खुश होते हैं। एक तो जाहिर है, मतलब अब आवाम के लिए वो जो है ना स्पेक्टिकल छोटा हो गया है, क्योंकि इतने सालों से देख रहे हैं कि एक जो टॉक शो का फॉर्मेट है कि होस्ट प्लस 3 गेस्ट, और वो बेसिकली कुकर लड़ा दिए वापस में एक दूसरे को बातें कर रहे हैं। सो अब आवाम चाहती है उससे एक नॉच ऊपर, तो उनको तो पसंद है कि जी वायलेंस हो। दूसरी चीज़ ये है कि वो तो इसको इस तरह से गर्दानते हैं कि देखें जी कि पार्टी के अंदर कितना डेमोक्रेटिक बिहेवियर है कि एक पार्टी के 2 लोग आपस में डिसएग्री भी कर लेते हैं, और डिसएग्रीमेंट इस हद तक भी चला जाता है कि वो फिज़िकल भी हो जाते हैं। सो इसमें हो ये रहा है कि इस तरह की जब खबरें बाहर आ रही हैं तो उसमें यह मत समझा जाए कि जिस पार्टी के अंदर ये हो रहा है उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है और बाकियों की ज़्यादा हो रही है। पॉपुलैरिटी फिर भी उन्हीं की ज़्यादा हो रही है। सो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको बड़ा डीपली देखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक अब इसका मामला है कि ये कहाँ पहुँचा, तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने दोनों को बुला के कहा कि सुलह कर लो, और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उन्होंने कह दिया तो हमारी सुलह हो गई है। लेकिन शोएब शाहीन साहब कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल सुलह नहीं करूँगा, और ना करनी चाहिए उनको। बिल्कुल। और उन्होंने कहा है कि हम तो दोबारा भी हमारा कभी फेस ऑफ हो सकता है। अच्छा, तो वो रेडी हैं? वो रेडी हैं। वो ट्रेनिंग में तो नहीं चले कि कभी ऐसी की तैसी। तो चले सर, ये मामला जो है, ये अगेन जो एक बहुत अच्छी बात हुई है वो ये कि जो फैसल है फवाद चौधरी के भाई, उन्होंने, हालांकि वो सगे भाई हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस रवैये को इंडोर्स नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो अच्छी बात है सर कि उन्होंने साइड नहीं ली, अच्छी बात है। बाकी चलें ठीक है सर। शोएब शाहीन साहब जो हैं उनको वो भी आगे इस चीज़ के अंदर फवाद चौधरी मुबशर लुकमान साहब से मैंने पहले कहा, वैसे वो शो करते हैं, मुझे भी याद है वो शो कभी भी करते हैं, सॉरी। और समी इब्राहिम साहब तो सहाफ़ती कैटेगरी से ज़रा चेंज हुआ माहौल, ये एक अच्छी चीज़ है कि उनको कहीं और भी उनका, लेकिन खैर से जब वो अगर फिर से कभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनेंगे तो सहाफ़ी जो है वो फिर ज़रा चौकस रहें, थोड़ी सी हमें देखना चाहिए। सर अब आगे चलते हैं सर। सर आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर तमाम मामलात, एक तरफ रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी जो है वो एक तरफ है, वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इटसेल्फ, उससे जो लोग मुंसलिक हैं वो, और उसके इर्द गिर्द जो ख़बरों का सिलसिला होता है वो हमेशा टॉप न्यूज़ साइकिल के अंदर रहता है। और ये एक बड़ी अजीब सी हमने एक चीज़ बनाई हुई है कि यहाँ पे बाकी मुल्कों में होता है कि सेलिब्रिटी न्यूज़ जो है वो उसके ऊपर फोकस किया जाता है, वो बिकती है, वो चलती है, उसके बारे में ट्वीटिंग होती है, रीट्वीटिंग होती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे
हमारे तमाम तर अवाम जो हैं वो रियल इस्टेट में बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं, नए प्लॉट कहाँ आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इस दफ़ा जो खबर आज हम लेकर आए हैं वो ये है कि आज से कुछ देर पहले एक एमनेस्टी दी गई थी 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो अब उसकी डिटेल तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वो एमनेस्टी वापस ले ली है। तो उन्होंने थोड़ा सा सर वो सोच रहे हैं अभी, अच्छा सोच रहे हैं कि वापस ले ली जाए। अच्छा, वो मतलब वो उसके खिलाफ उन्होंने इजहार कर दिया कि वो उसके साथ नहीं है। जी, क्योंकि आपको पता है कि IMF की भी हमारी मीटिंग होने जा रही है, तो इनको डर है कि उस पर भी वो एतराज़ खड़ा करेंगे। और आपको पता है कि IMF के साथ जो अब हमारी मीटिंग होने जा रही है वो बहुत सख्त होगी, क्योंकि हमारा कुछ तकरीबन 450 बिलियन रुपीज़ का शॉर्टफॉल आया है कलेक्शन में। तो उसमें हाँ जी, तो उसमें जब साथ में ये भी बात होगी कि जी आपने तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ओनर को ये भी छूट दी है कि अच्छा वो 5 करोड़ तक की अगर प्रॉपर्टी ले तो उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके पास पैसे कहाँ से आए। तो अगेन ये तो आप ब्लैक इकोनॉमी को वाइट करने में मदद दे रहे हो। ये PTI के दौर में भी हुआ था, ये हमेशा से होता रहा है वक्तन फ़वक्तन। फिर इसमें ये भी सोचा जा रहा है कि जो अगेन PTI के दौर में भी हुआ था, उससे पहले भी कई दफ़ा हुआ कि कंस्ट्रक्शन करने वालों को भी ये कहा जाए कि हम नहीं पूछेंगे कि पैसे कहाँ से। 3 prong अप्रोच थी कि बायर, सेलर एंड कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं पूछे जाएंगे, आप बस प्रॉपर्टी जो है उसको एलिवेट करते रहे। बिल्कुल। तो अब ये फिर वही बात है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो शशोपंज का शिकार है कि हम ये करें ना करें, करते हैं तो IMF की नाराज़ी लेना पड़ेगी, अगर हम नहीं करते तो रियल इस्टेट शायद ना उठ सके। और इस मुल्क में आपको पता है कि जिसके पास भी कुछ सेविंग होती है वो अनफॉर्चुनेटली रियल इस्टेट में ही पार्क करता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये है कि जाहिर है हमने तारीख़ी तौर पे भूख नंग देखी है, जगह का मसला इधर क्या कहा जाता है कि नौजवान हो या बुज़ुर्ग हो, सबसे बड़ा मसला जगह का मसला है। तो सबको ये होता है कि एक अपनी छत होनी चाहिए, मैं किराए पे क्यों रहूं। दूसरी और मतलब इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर कारोबार करना आसान नहीं है, रेड टेपिज्म बहुत है। जब भी इस तरह की खबर आती है कि जी रियल इस्टेट को हम जो है वो उसके लिए कुछ करने लगे हैं, तो क्या होता है कि रियल इस्टेट ऊपर जाती है, एकदम से प्लॉटों की फाइलों की कीमतें ऊपर जाती हैं और आपकी स्टॉक मार्केट नीचे आती है। अब ये जब से ये मामला शुरू हुआ आप फिर देखिए स्टॉक मार्केट नीचे आ रही। अच्छा, जब भी होता है कि अब हम रियल इस्टेट को डिस्करेज करेंगे, साथ ही क्या होता है आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। अच्छा, जो स्टॉक मार्केट ऊपर जाना है, अगेन ये कोई बहुत जिस तरह से हम कहते हैं कि ये मईशत का कोई ऐसा इशारिया नहीं है जो कि बड़ा कंक्लूसिव हो कि जिसके बारे में आप कह सको कि क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब मुल्क की मईशत भी ऊपर जा रही है। हमारी किस्म की स्टॉक मार्केट जिसके अंदर कंपनीज मतलब गिनी चुनी है। एग्जैक्टली। लेकिन बात यह है कि अगर स्टॉक मार्केट में लोग पैसा डाल रहे हैं तो वो पैसा किसी ना किसी कंपनी के पास जा रहा है। इसका मतलब है कि वो कंपनी अब एक्सपैंड कर सकती है। जब वो एक्सपेंशन पे जाएगी तो पूरी इकोनॉमी का पहिया चलेगा। ऑन दी अदर हैंड, जब हम रियल इस्टेट में स्पेकुलेट करते हैं तो उससे पूरी इकोनॉमी का पहिया नहीं चल सकता। उसकी वजह यह है कि वो तो ज़्यादातर लोग जो स्पेकुलेशन का हिस्सा हैं उन्होंने घर नहीं बनाना, उन्होंने कमर्शियल प्लाजा नहीं बनाना, वो तो स्पेकुलेट कर रहे हैं जब तक एक फाइनल और फिर बेच देंगे, किसी एंड यूजर को बेच देंगे। बिल्कुल, जब तक एंड यूजर नहीं आता तब तक सिर्फ स्पेकुलेशन हो रही है उस पीस ऑफ प्रॉपर्टी पे। यही अगर स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के पास पैसा जाता है तो वो तो अपनी नई ब्रांचेस खोल सकता है, वो अपनी नई मशीनरी इंपोर्ट कर सकता है, आ जाती है। एग्जैक्टली। तो सर देखिए ये अब इस पे चले आप मुझे लगा ये कंफर्म होगी ये बात, अभी तक आप कह रहे हो सोच रहे हैं मियां साहब इसके ऊपर, तो सोच जो है उसको आगे तक लेके जाएं और इसको किसी डिसीजन में ले जाएं। वैसे सर ये अगेन नून लीग के जो हमेशा से नैरेटिव लाए उसकी खिलाफ वर्जी होगी अगर मियां साहब एक एमनेस्टी वापस ही ले लें, क्योंकि नून लीग तो बड़ी प्रो एमनेस्टी रही है, बड़े सालों से हमने देखा है। और ये तो चले रियल एस्टेट एमनेस्टी है, वो तो दूसरी वाली जो एमनेस्टी होती है नून लीग ने कई दफ़ा दी है, इनफैक्ट PTI ने भी वो अपने दौर में दी थी। तो सर प्रॉपर्टी की जो मामलात हैं, एक तो आई थिंक ये है कि हम अभी तक इस सोच में फंसे हुए हैं कि ये मुल्क है तो इस वजह से है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसको हमने फ़रोग़ देना है। हमने आज से कुछ लास्ट वीक थे हमने बात की थी कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उनका एक बयान था जिसके अंदर उन्होंने कहा था जी अगर IMF इजाज़त, तो मियां साहब ने भी वो शहबाज शरीफ साहब ने भी वो बयान दिया, मज़ीद जारी किया था कि अगर IMF इजाज़त दे तो तनख्वाहदार तबके को हम रिलीफ दे सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी वाली एमनेस्टी है, ज़ाहिर है उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर
उसका भी होगा जी कि हम उनको यहाँ पे रिलीफ दिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी वालों को, रियल एस्टेट वालों को, और जो तनख्वाहदार तबका है उसको इन्होंने बजट में चंगा भला पिसा है उनको। तो ये फैक्टर इन जो है एक प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत चीज़ होती है कि एंड ऑफ द डे आपने फिर एसरटेन करना है कि आपका वोट बैंक कहाँ लाए करता है। अगर तो आपका वोट बैंक लाए करता है अवाम के उस तबके में जो कि तनख्वाहदार तबका है, तो फिर तो आप ये कभी ना करते। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये बात अब इस डिसीजन से मज़ीद इस्टेब्लिश होती है कि आप रियल एस्टेट जो टाइकून्स तो छोड़ ही दें, वो तो चले होंगे ही होंगे, वो सियासी तौर पे हैं, वो इन्वॉल्व, हमें पता है इस बात का, बट इवन जो लोग इसके अंदर स्पेकुलेशन जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए करते हैं, वो भी एक खासा बड़ा वोट बैंक बन गया। क्योंकि मैं तो सर देख रहा हूँ कि जिस शख्स से मिले तो वो साइड में प्रॉपर्टी का काम ज़रूर कर रहा होता है। एग्जैक्टली देखिए ना, बात यही है कि यहाँ पर कहा यह जाता है कि अगर आपने इन्फ्लेशन बीट करनी है तो आप प्रॉपर्टी में करें। अच्छा, वो ये बात तारीखी तौर पे हालांकि गलत भी साबित हुई है। उसकी वजह आजकल हो रही है। अच्छा, और उसकी वजह ये है कि जो तो बंदा बनाता है ना क्विक बक आउट ऑफ इट, कि जिस दौर में प्रॉपर्टी चल रही है उस दौर में उसने बहुत जल्दी टर्नओवर किए 10, 20, 100 प्लॉट व्हाटएवर, उसने तो पैसा बनाया। जो एक बंदा एक प्रॉपर्टी लेता है, मतलब आम आदमी वो पैसे जमा करके सारी ज़िंदगी एक प्लॉट ले लेता है या घर बना लेता है, वो जब कहता है कि जी मैंने देखें 30 लाख में बनाया था, ऐसी फॉर इंस्टेंस मैं एक रकम बता रहा हूँ, और अब 10 साल बाद या 30 साल बाद वो 3 करोड़ का हो गया, तो देखें मुझे तो फ़ायदा हो गया। आप अगर उसको डॉलर डिनोमिनेशन में देखेंगे तो वो फ़ायदा नहीं होता, वो लॉस ही होता है। ऑन दी अदर हैंड स्टॉक मार्केट, अगेन मैं उसका जिक्र करूँगा कि जिसने उन स्टॉक मार्केट में नॉट एज अ ट्रेडर बल्कि एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की, उसके रिटर्न्स बेहतर थे। जिसने गोल्ड लिया उसके रिटर्न्स बेहतर थे। सो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि आपको अगेन एक तो जो है ना कि इन्वेस्टर बड़ा जो कि स्पेकुलेशन करता है, जो टर्नओवर इसका बहुत ज़्यादा होता है, उसको निकाल दें। एक एंड यूज़र के लिए प्रॉपर्टी जो है वो कोई इतना लुक्रेटिव बिजनेस नहीं है। सर लास्टली इसके अंदर सर अगर तो इतना लुक्रेटिव होता एंड यूज़र के लिए, तो ये जो इतने खाली पड़ी हुई हैं हाउसिंग सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटी अपॉन हाउसिंग सोसाइटी, कई जो इतने सालों से मौजूद हैं, वो फुल भरी होती है ना, पैक्ड होती, वहाँ जगह ना मिलती है आपको, कोई वजह ही है ना वो खाली है। बिल्कुल। दूसरा एक और चीज़ जो ये बात है ना कि जी हम अब जिस तरह से IMF का रिव्यू आ रहा है, क्या होगा, 450 बिलियन का शॉर्टफॉल है। IMF कहेगा मज़ीद टैक्सेस लगाएं। आप मज़ीद टैक्सेस किस पे लगाओगे? अगेन नौकरी पेशा पे ही लगाओगे, क्योंकि आप देखिए एक और चीज़ जो प्रॉपर्टी पे, ये तो एक मसला है ना कि 5 करोड़ से कम वाली या फर्स्ट ओनर, इसको आप साइड पे कर दें। पाकिस्तान में वैसे ही प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स जिसको बोलते हैं, वो बहुत कम है। मैं जब कहता हूँ कि बहुत कम है तो वो किससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली उसी कीमत की प्रॉपर्टी को आप देख लें कि इंडिया में क्या प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, अमेरिका में क्या प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, दीगर ममालिक में क्या प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में वो बहुत लो है। अगेन एक तरीका ये भी है, अक्सर ये उसको सोचते हैं, लेकिन वही बात है कि आपके पार्लियामेंटेरियंस, लेजिस्लेटर्स ही नहीं मानते, क्योंकि उनको लगता है कि इससे भी स्पेकुलेशन कम हो जाएगी, रियल एस्टेट बैठ जाएगी कि अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान के पास ये मतलब उनकी वो बढ़ा सकते भी नहीं है। उसकी वजह ये कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो डोमेन है लोकल गवर्नमेंट्स की। पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या जो आपकी नेशनल गवर्नमेंट है, ये कानूनी तौर पे ये प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव ही नहीं कर सकती। सो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब तक ये लोकल गवर्नमेंट नहीं लेके आते, अगर इनका ख्याल है कि ये पैसे कमा सकती है सरकार, रियासत, मतलब इंडिविजुअल्स तो उसमें बहुत कमाएंगे, ज़ाहिर जो हुकूमत में है वो भी बहुत कमा लेंगे, लेकिन रियासत या सरकार तब तक नहीं कमा सकती जब तक लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होती। बिल्कुल सर। और अगेन प्रॉपर्टी टैक्सेस हालांकि अभी पिछले साल 2 साल से बढ़ाए हैं कुछ इलाकों के अंदर, मतलब आपका वॉल्टन वाला इलाका है उसके प्रॉपर्टी टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और कंज्यूमर्स जो हैं जो वहाँ पे जो रहते हैं वहाँ पे, वो काफ़ी परेशान हुए इस चीज़ से, क्योंकि बात वो ये आदत नहीं है ना, आदत तो आपको नॉमिनल प्राइस देने की है, तो वो उन्होंने बढ़ाने के बावजूद भी अभी भी एट पार नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स जितना होना चाहिए। सर आपने जिक्र किया IMF का, आपने टैक्सेशन का भी जिक्र किया, तो सर इत्तेफाक से हमारे पास 2 खबरें जो कि मतलब एक ही खबर है जो मुतल्लिक है IMF से और FPR से। सर IMF ने बेसिकली ये कह दिया है कि FPR से अब जो पॉलिसी साजी का इख्तियार है उनके पास, वो ले लिया जाए और वो वापस वजारत ख़जाना में दे दिया जाए, या वहाँ पे एक चीज़ हो जाए। तो उसके ऊपर जो खबर आई थी वो ये थी कि ये होगा, ये हम करने जा रहे हैं,
और FBR अब से पॉलिसी साजी नहीं करेगी उस पर। अलबत्ता एक नया दफ्तर जो है हम वजारत ख़जाना के अंदर मुकर्रर करेंगे, जहाँ पे बैठ के फिर टैक्सेशन पॉलिसी जो है वहाँ से निकलेगी, जो मेरे ख्याल में ऐसे ही हमेशा से होना चाहिए था या हो रहा था। और बीच में FBR को ये इख्तियार क्यों दिया और किसने दिया, नंबर 1 बात ये। और लास्टली कि अगर तो दे दिया था इख्तियार और कुछ देर उनसे नहीं हो पाया, मतलब उनसे हो तो नहीं पा रहा बड़े सालों से, तो आपको पहले या दूसरे साल ही ये चीज़ जो है उनसे आपको वापस ले लेनी चाहिए थी। और जैसे सर आपने अभी कहा कि हमारा एक रिव्यू भी आ रहा है, तो ये बात माननी पड़ेगी। 1.5 बिलियन की आई थिंक नेक्स्ट ट्रांच है, जिसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना है और वो चीज़ें जो है हमने वहाँ से सही तरह से मीटिंग करनी है। तो आप देखें IMF भी इन्वॉल्व है। IMF बड़ी ये तो बड़ी इंट्रिकेट सी किस्म की बात है ना कि जी आप उनसे अगर पॉलिसी नाकाम है तो आपने क्यों उनको ये इख्तियार दिया इन द फर्स्ट प्लेस। इस पर आपका सर पॉइंट हम लेंगे ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले FBR और IMF वाली बात हो रही थी कि पॉलिसी साजी का इख्तियार ले लिया गया FBR से। सर आपका पॉइंट। जी बिल्कुल, ये पहली बात ये कि कभी इख्तियार FBR के पास होना ही नहीं चाहिए था। ये इख्तियार हमेशा से हमारी जो वजारत ख़जाना है उसके पास ही होना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। और ये भी आप देखें, अगेन बड़ी अच्छी बात है कि मतलब IMF को क्रेडिट जाता है कि IMF के कहने पे आए, वरना तो हम शायद ये खुद से ना करते। दूसरी चीज़ ये है कि IMF की भी डिमांड देखें ना, बिल्कुल सही है कि जब उन्होंने जब ट्रांच की मीटिंग करनी है नेक्स्ट ट्रांच की, और नेक्स्ट ट्रांच को छोड़ ही दें, बात यह है कि 2026 में शायद ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, तो आपको 2027 में ही अगले IMF प्रोग्राम में भी जाना है। मतलब ये थोड़ी है कि इस 26 के बाद हमें IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, और 26 तक भी जो आपकी जितनी मीटिंग्स होनी है हर ट्रांच से पहले, तो उसमें FBR का एहलकार तो नहीं जाते मीटिंग करने, वो तो आपकी वजारत ख़जाना जाती है। तो फिर जब पॉलिसी वही बनाएंगे ना जिनकी उनके साथ मीटिंग होती है। सो ये तो अगेन सर पता करवाना चाहिए कि ये इख्तियार इन द फर्स्ट प्लेस दिया किसने था FBR को, उसके पीछे सोच क्या थी। ये तो कभी होना चाहिए ही नहीं था। और अगेन मैं सर बहुत घबराया हुआ हूँ। और वो जो बार बार एक बात कही जाती है, बड़ी मशहूर हो गई हुई है कि आपने घबराना नहीं है। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है, घबराएं सब, क्योंकि पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन का शॉर्टफॉल था वो बहुत बड़ा था। और अब हम पे जो शराइत लगने लगी हैं, अब हम पे जो मज़ीद टैक्सेशन लगने लगी है, IMF मेरे ख्याल में हमारे साथ बहुत सख्ती करेंगे सर। और दूसरा सर, अभी ये तो देखें नेक्स्ट ट्रांच की तो अभी मीटिंग आनी है, हमने उसके ऊपर चीज़ें करनी है 24 तारीख को। अभी तो जो हमारा क्लाइमेट रेजिलियंस फंड है उनका, जो उस जिसका 1.5 बिलियन एक्स्ट्रा हम लेने को कोशिश कर रहे हैं लेने की, अभी उसकी मीटिंग 24 तारीख को। तो सर उसके अंदर भी काफ़ी बेंचमार्क्स हैं जो कि कहा जाता है कि हमने पूरे कर रहे हैं या करेंगे, और हम उसके अच्छे कैंडिडेट हैं, तो ये फ़ंड भी आपको मिलेगा। लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि आप ये फ़ंड आपको मिल जाएगा तो आप इसको इधर कर देंगे उधर कर देंगे। ये होगा इफ़ेक्टिवली फॉर क्लाइमेट चेंज कि जो आपने चीज़ें करनी है उसको ठीक करने के लिए। तो इसको कंसिडर ना किया जाए, उनको कर रहा है कि जी ये तो बस किटी में आ जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर, इसको हम खर्चे कर लेंगे इसका। तो ये अलहदा है वो अलहदा है। हाँ जी बिल्कुल, ये अलहदा और वो अलहदा है। लेकिन जाहिर है आपकी टोटल मईशत पे फ़र्क इस वजह से पड़ता है कि नंबर एक, बहरहाल क्लाइमेट की वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हुई है पाकिस्तान की मईशत को उससे बहुत नेगेटिवली फ़र्क पड़ा है। तो जब बाहर से पैसे आएंगे तो एक तो उस नेगेटिव जो आपको फ़र्क पड़ा था उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। दूसरी चीज़ ये कि जब डॉलर आएंगे तो आपका वैसे ही ज़र मुबादला बेहतर होगा। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि आप क्लाइमेट के लिए कुछ भी करेंगे तो इकॉनमी का पहिया तो चलेगा ना। तो बेसिकली ये बहुत हमें दुआ करनी चाहिए एज़ अवाम, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो इस मीटिंग के लिए बाकायदा तैयारी के साथ जा रहे हैं। वो इस तरह नहीं जा रहे कि अच्छा फिर देख लांगे जो पूछोगे तो फिर दस देंगे, ये नहीं होना चाहिए। और बाकी ये FBI वाली चीज़ जो है देर आए दुरुस्त आए टाइप वाली बात है। सर आगे चलते हैं। सर लाहौर के अंदर सर रौनकें जो हैं वो रुक नहीं रही। एक तो आपका चैम्पियंस ट्रॉफी तो खैर एक पूरे मुल्क, बट लाहौर के अंदर जैसे सेमीफाइनल और फाइनल जो हैं और बाकी चीज़ें जो हैं, मतलब फाइनल एक्चुअली, और पहला मैच भी लाहौर के अंदर है। आज के दिन इनकी एक जो ओपनिंग सेरेमनी वो भी हो रही है या होनी है, वो भी अच्छी थैंकफुली हो रही है। इंडिया जो है वो दुबई में पहुंच गए हैं, वो मिस आउट कर रहे हैं ऑल द फन। चले वो करना चाहते थे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बट चैंपियंस ट्रॉफी तो एक तरफ होगी उसके साथ साथ पैरेलल सर जो लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा है,
जो कि मेरे ख्याल में 20 साल बाद, हमने यहाँ पे स्केड्यूल भी बताया था उसका। तो सर उसके अंदर एक उन्होंने बच्चों के लिए जो चीज़ की वो है सुपर हीरो सर्कस के नाम का एक बाग जिना में एक इवेंट, 2 घंटे का वो पूरा होता है। उसमें दीगर जो बाहर से आए हुए लोग जो अपने अपने करतब दिखाते हैं, और वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, मैजिक शो भी है, सब कुछ है और नो कंप्लेंट्स। सिर्फ ये ज़ाहिर है कि लाहौरी जो हैं और बच्चे क्योंकि जो हैं उनके लिए करने को चीज़ें यहाँ पे कम हैं, तो एक जितनी बेस्ट मैनेजमेंट वो कर सकते थे, सीटिंग एम्पल थी, ऐसे नहीं था कि लोगों को जगह नहीं मिली, टिकट्स ऑनलाइन थे, पेमेंट ऑनलाइन थी, आप उसको टिकट काउंटर बूथ के ऊपर QR कोड से सिस्टम चल रहा था, वेरी गुड था, एंट्रेंस बहुत अच्छी थी, वहाँ पे मुख्तलिफ स्पेक्टिकल्स थे। फिर फाइनली आप सर्कस की जो उनका ऑडिटोरियम है बाग जिना का, वहाँ जाते हैं और वहाँ पे बेहतरीन चीज़ थी सब कुछ। सिर्फ सर ज़ाहिर है हर चीज़ जहाँ अच्छी की बोरी को कुछ चीज़ें बंदा नोटिस करता है जिस किस्म की हमारी नेचर इंक्विजिटिव किस्म की। एक था कि वहाँ जो जिस दिन मैं गया तो वहाँ पे जो अनाउंसर थे उनकी ज़्यादातर गुफ्तगू थी जो वो अंग्रेज़ी में थी। तो एक पंजाब के अंदर पंजाबियों के लिए, लाहौरियों के लिए एक इवेंट हो रहा है, तो उसके अंदर अंग्रेज़ी को प्राइमरी लैंग्वेज चूज़ करना मेरे ख्याल में थोड़ा एक गलत इस तरह से था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रहा किसी को समझ नहीं आ रही होगी, ज़रूर सबको आ रही होगी बिल्कुल, लेकिन आप उसको अगर एक कल्चरल इवेंट के तौर पे पेश कर रहे हैं तो आपके कल्चर के अंदर लैंग्वेज भी कल्चर का हिस्सा है, तो आपको वो करनी चाहिए थी। ये एक चीज़ होगी। और दूसरा उसके अंदर एक जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी ना सर, कि जब वो इवेंट शुरू हुआ तो उसमें ये बात, अगली फ्रंट 2 रोज़ जो थी ना वो क्लियर थी, खाली थी, और मैंने कहा ये प्रॉब्ली कोई VIP आ रहे होंगे, मैं आता था इस चीज़ की कि उनके लिए रखी होगी पट्टी लगा के। तो सर जो अनाउंसर उन्होंने कहा कि आपने ये समझना नहीं कि VIP के लिए, ये बच्चों के लिए। उन्होंने तमाम बच्चों को उठाया, उन्होंने कहा तुम आगे आके बैठो, ये आपके लिए बनाया है, ये आपके लिए चीज़ है। तो वो मुझे बहुत अच्छी सर, ऑल एंड ऑल सर गुड था। सिर्फ एक छोटी सी मैंने की थी तनकीद, वो तनकीद भी नहीं है, मतलब एक सजेशन है। जी बिल्कुल, और उसमें वो मेरे ख्याल में अगले सालों से इसका कोई हल निकाला जाएगा, क्योंकि अभी जो अनाउंसमेंट थी वो शायद अंग्रेज़ी में इस वजह से भी थी क्योंकि देखने वाले तो चले मोस्टली पंजाबी थे, लेकिन परफॉर्म करने वाले बहुत से गोरे भी थे जी। तो शायद उनके लिए क्यू भी था कि अच्छा अब इसकी परफॉर्मेंस होने लगी है तो ये अब आ जाए, या इस किस्म की कुछ चीज़। तो लेकिन वो इसका कोई हल निकल सकता है, ये कोई बड़ी बेसिक सी बात है। सजेशन थी कि मैं इसको मजीद एक अच्छी चीज़ को मजीद बेहतर करने के लिए बिल्कुल ये बिल्कुल होना चाहिए। और अगेन ये देखिए ना, आपको ये राउंड द ईयर इस तरह के इवेंट्स करवाने की ज़रूरत है ताकि हर वक्त शहर में कुछ ना कुछ हो रहा हो। बड़ी शर्मिंदगी होती है, हमारे फॉरेनर दोस्त आते हैं पाकिस्तान में और वो आके हमें कहते हैं कि अच्छा अब हमें एंटरटेन करो, जब तुम आए थे हमारे पास तो हम तुम्हें कितनी जगहों पे लेके गए। तो हमें तो उनको ये कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि यार खाना खा लो, खाना हर तरह का है और करने को कुछ नहीं है। तो बड़ी गलत बात है। वो फिल्म देखने यहाँ तो नहीं है ना। तो सर दूसरा इसके साथ साथ ही सर फैज़ फेस्टिवल भी चल रहा है, हॉर्स एंड कैटल शो की बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी चल रही हैं। उसमें फ्लावर शो और जो फूड फेस्टिवल है वो आज से शुरू हो गया और ये अभी चलेगा 23 तक। सर्कस है, किसी ने जाना है ज़रूर जाएँ, उसको देखें। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फैज़ फेस्टिवल के ऊपर सर हमारे हमसाए मुल्क से बहुत सारे लोग जो थे, आर्टिस्ट, टैलेंटेड लोग आए हुए थे। नंदिता दास भी आई हुई थी और सर उनका एक बयान बड़ा अच्छा लगा कि वो 8 साल बाद फिर पाकिस्तान उनका चक्कर लगा। तो उन्होंने किसी से बात करते हुए फैज़ फेस्टिवल पे ये कहा कि जी मुझे तो पाकिस्तान आने के लिए बहाना चाहिए होता है। तो और उन्होंने एंड में मतलब बता रही थी कि मैं अपने करियर के अंदर शायरी और संगीत भी ऐड करना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ, लेकिन इफेक्टिवली शी सेड कि मुझे पाकिस्तान आके बड़ा अच्छा लगता है। और जितने भी हमारे जो मेहमान हमसाए मुल्क से आए हुए थे उन सब ने बड़ा इन्जॉय किया। शफकत मालिदी साहब का एक वो गाने का था, एक सेशन था, और भी चीज़ें हुई उसके अंदर। सो ऑल एंड ऑल सर ये शेयरिंग ऑफ कल्चर्स और बाकी चीज़ जो है, अगेन हमारी वही वाली बात कि और इवन ये जो हॉर्स एंड कैटल शो है, ये कल्चर है, आर्ट है, इसी से चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। बाकी तरीके तो आपने आजमा के देखे। देखिए फैज़ साहब को दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 40 साल हो चुके हैं और आप मेला देखें उनके नाम पे कैसा चल रहा है। हाँ। और इंडिया से और बाकी पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं उस मेले पे। ये काम ना तो कोई 40 साल पहले दुनिया से गया हुआ स्पोर्ट्स का बंदा कर सकता है, ना साइंसदान कर सकता है, ना सियासतदान कर सकता है, ना ब्यूरोक्रेट कर सकता है। डिप्लोमेसी का काम नहीं है ये सिर्फ आर्ट और आर्टिस्ट कर सकते हैं। सो अब भी अगर
हमारी रियासत को समझ नहीं आती कि आपने अगर पूरी दुनिया में अपना सॉफ्ट इमेज देना है तो उसका तरीका ही सिर्फ आर्ट और आर्टिस्ट को प्रमोट करना है, इसके अलावा कोई तरीका फौरी तौर पे है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, आप बहुत मेहनत करेंगे, 3-4 नस्लें ऐसी निकालेंगे कि यहाँ पर बहुत कोई अच्छे किस्म के मोबाइल फ़ोन बनने शुरू हो जाएंगे, कोई लैपटॉप बनने शुरू हो जाएंगे, कोई आईटी की आप एक्सपोर्ट्स शुरू कर देंगे, आप उसका एक हब बन जाएंगे। ये ज़रूर अब होगा, उसके बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान आएगी, लेकिन इसमें आपकी 4 नस्लें लगनी है। अगर फौरी तौर पे आप अपना इमेज ठीक कर सकते हैं तो दैट इज़ थ्रू आर्ट्स। सो दैट इज़ थ्रू आर्ट्स। बिल्कुल, हम इस चीज़ को ना सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि हम तो कहते हैं गवर्नमेंट जो अभी ये पंजाब गवर्नमेंट कर रही है ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। चीफ मिनिस्टर साहिबा का हॉर्स एंड कैटल शो, ये बाकी चीज़ें इसको मज़ीद करें और हर वक्त करें। बिल्कुल, और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया से बहुत से हमारे मेहमान आए हुए हैं, सारे बहुत ही काबिल, टैलेंटेड, मशहूर लोग हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जिनका मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका नाम है कौसर मुनीर। वो इस वक्त इंडिया की कमाल तरीन लिरिसिस्ट हैं और मेरा ये ख्याल है कि वो अगर यहाँ पर जब तक हैं उनको हमें सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है और वो हमारी दुआ है कि वो अब आती रहेंगी। बिल्कुल सर, ये चलते रहना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर थोड़ी सर हम ट्रैफिक की बात कर लेते हैं, व्हीकल्स की बात कर लेते हैं सर, गाड़ियों की और बाकी चीज़ों की तो बात चलती रहती है। सर एक ख़बर आई है जो लाहौर के अंदर ट्रैफिक की जो इंतज़ामिया है उन्होंने सर सख्ती की है चिंची और जो लोडर रिक्शा है उनके ड्राइवर्स के ऊपर, और उन पे अब मैंडेटरी हो चुका है कि वो भी हेलमेट्स पहन के सड़क पे आ सकते हैं। अब उनके भी उसी तरह चलान होंगे जिस तरह 2 व्हीलर्स जो बाइक वाले हैं उनके ऊपर जो चलान होते हैं जब वो हेलमेट नहीं पहनते। तो आज बड़े विजिलेंट है हमारी ट्रैफिक पुलिस इस चीज़ के ऊपर। तो अब चिंची और लोडर रिक्शा जो है उसके ऊपर भी ये चीज़ लागू हो गई है। ना सिर्फ ये बल्कि उनका एक प्रोग्राम इस किस्म का है कि इसको उन्होंने कुछ देर में इसको शुरू करें, मेरे ख्याल में इस नॉट दिस मंडे बट शायद नेक्स्ट मंडे से ये चीज़ शुरू हो जाएगी। और इसमें फ्री हेलमेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी एक इसका हिस्सा है। अब ऑब्वियसली इसके अंदर ये देखने की ज़रूरत है कि वो जो फ्री हेलमेट्स वाली चीज़ है वो पहले ख़त्म होए, तमाम लोगों के पास ये हेलमेट्स हों। क्योंकि देखो उनको जब वो लाइसेंस बनवाया उन्होंने अपना, जब उन्होंने ये इस काम में दाखिल हुए वो, तब तो किसी ने उनको ये नहीं कहा कि आपको इवेंचुअली हेलमेट पहनना पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि कह दिया है तो जाहिर है ये लोग जो हैं मतलब ऐसे तो नहीं ना कि आते जाते हेलमेट वैसे ही जाके ले लेंगे। हेलमेट भी कोई इतनी चले महंगी भी नहीं होती, इतनी सस्ती भी नहीं होती। तो ये जो फ्री वाली चीज़ है ये अच्छी है अगर तो ये कर रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अगेन ये भी कोई ऐसी व्हीकल्स नहीं है जो 100% सेफ़ तो कुछ नहीं होता, बट ये इतनी सेफ़ नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो इसमें बुनियादी बात ये देख ली जाए कि हुकूमत जब बार बार सख्ती करती है, और थोड़े दिन पहले आपको याद होगा हुकूमत ने कहा जी कि अब सिर्फ बाइक चलाने वाले पे हेलमेट मैंडेटरी नहीं है, जो उसके पीछे शख्स बैठा होगा मर्द या खातून उस पर भी ज़रूरी है। अच्छा, ये जो बार बार सख्ती होती है ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि जब खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो मरीज़ को लेकर ज़ख्मी को लेकर फ़ौरी तौर पर करीब तरीन आपके जो सरकारी अस्पताल है उधर ले जाया जाता है। अच्छा, और अगेन पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों का स्टैंडर्ड जैसा भी हो, बहरहाल 100 रुपये इलाज हो रहा है। तो हुकूमत ये कहती है कि जब ये एक्सीडेंट्स कम होंगे तो जो हमारे सरकारी अस्पतालों पर लोड है, ख़ास तौर पे जो इस तरह की सर्जरीज़ वगैरह का जिसका बहुत ख़र्चा होता है, ये कम हो जाएगा। सो इस वजह से हुकूमत का इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, दूसरी बात आपने की कि जी हेलमेट्स जो हैं वो सस्ते महंगे। हेलमेट वैसे तो एक महंगी चीज़ है लेकिन यहाँ पर सस्ते भी मिल जाते हैं। अच्छा, वो ज़ाहिर है अब हुकूमत को, अगर ये हुकूमत की मैंडेटरी कर रही है, हुकूमत ये भी कर सकती है कि ख़ुद ज़िम्मेदारी उठा ले, इस तरह से नहीं कि वो फ्री दे, लेकिन इस तरह से कि कम मार्जिन पे रख के वो लोगों को दे दे। क्योंकि अगर कोई इसमें अब ये ख़बर सुन के कोई प्राइवेट एंटिटी बीच में आएगी तो वो तो फिर अच्छा भला प्रीमियम भी चार्ज करेंगे। और हुकूमत के आने का ना सिर्फ एक मकसद और होना चाहिए, प्रीमियम चले ठीक है, ज़ाहिर है आप किसी प्राइवेट एंटिटी को कारोबार करने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी क्वालिटी टेस्टिंग होनी चाहिए। ये जो सस्ते हेलमेट्स हैं, मतलब जो महंगा हेलमेट होता है, तो 500-700 रुपए के बड़े नाकस किस्म के हेलमेट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल, बुनियादी बात ये है कि जो महंगा हेलमेट होता है ना, वो अमूमन जब आप कहीं पे लगते हो वो आपको पहले इम्पैक्ट से बचाता है और उसके बाद वो काफ़ी किरची हो जाता है। क्योंकि कुछ हेलमेट्स ऐसे होते हैं जो
टूट के दो हिस्सों में आ जाते हैं और वो जो एक हिस्सा है वो आपकी बॉडी को पेनेट्रेट कर जाता है। तो वो एक्चुअली आपको मतलब शायद फर्स्ट इम्पैक्ट से तो बचा रहा है, लेकिन सेकंड में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बन रहा है। सो अगेन बात वही है कि यहाँ पर एक मतलब मैं एक अगर कारोबारी आदमी हूँ तो मुझे तो प्रॉफिट से गर्ज है ना, मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि क्या ठीक और क्या गलत है। सरकार इसके अंदर खुद जब तक नहीं होगी तो इस चीज़ को नहीं जो है मौसर किया जा सकता। सर ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ बस एक वो है मेरी ऑब्जर्वेशन कि जब इतने ज़्यादा लोगों को आप हेलमेट बना देंगे 2 व्हीलर्स पे या 3 व्हीलर्स पे तो उससे मईशत का एक नुकसान है, शैम्पू का ख़र्चा बहुत कम हो जाएगा, शैम्पू बिकने शायद कम हो जाए, क्योंकि आपको अंदाज़ा है ना कि आप जब एक दफ़ा बगैर हेलमेट के चक्कर लगा लें तो उसके बाद आपको बाल धोने पड़ते हैं। लाहौर इतना गर्द आलूद है कि वरना बाल चिपक जाते हैं बिल्कुल। तो इस पे सर बिल्कुल। और दूसरा सर हेलमेट का सिर्फ ये नहीं है कि उसका जो आउटर शेल है वो तो उसका बुनियादी मकसद है कि उसने आपको प्रोटेक्शन देनी है। अब जो महंगे हेलमेट होते हैं उनके अंदर इनर जो उनकी लेयरिंग हुई होती है, जो फैब्रिक लगा होता है, उसके भी एक जो पैडिंग होती है और वो जो आपका मतलब कंप्लीट हेलमेट होता है उसके अंदर जो उसका वाइज़र होता है वो भी आपका एक इस किस्म का होता है जो महंगे हेलमेट होते हैं, जो आपको सपोर्ट देता है ऑन द रोड। और यहाँ पे मतलब अब तो ये तो महंगे हेलमेट है, जो बहुत ही महंगे हेलमेट है उनमें तो अब बाकायदा तौर पे अंदर इंस्टॉल्ड होता है ईयर पीस और माउथ पीस, जिसके तहत आपने ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट कर लें। मतलब लोग काफ़ी बाइकर्स मैं देखता हूँ 3 व्हीलर्स पे भी देखता हूँ, गाड़ी में भी नहीं करना चाहिए ये। गाड़ी में तो चलें आपके पास ब्लूटूथ की सहूलत कई गाड़ियों में होती है और लगवा भी सकते हैं, बट इसका जो हेलमेट के थ्रू ये भी मसला हल हो सकता है कि जी आप बहुत सारे लोग जो है वो बाइक चलाते हुए फ़ोन देख रहे होते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है। उससे ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपने हेलमेट ना पहनो वो तो रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है। तो हुकूमत ने बड़ी अच्छी ये चीज़ की है कि हेलमेट कर दें। अब मेरे ख्याल में आपकी और मेरी तजवीज़ ये है कि आप हेलमेट्स के ऊपर बैठ के कमेटी तश्कील करें, जो हेलमेट किस किस्म के बनाने हैं ना वो भी लोगों को बताएं कैसे हैं, और उसके सब्सिडाइज्ड किस्म के ज़रा इंपोर्ट करें और लोगों को दें अगर आप ये ओवरनाइट करना चाहते हैं। बिल्कुल। और वो मैंने देखा है कुछ लोग तो बाइक में हेलमेट के अंदर उन्होंने फिजिकली फ़ोन फंसा लिया होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये फ़ोन सुनना ना वाकई ख़तरनाक है, और इसका सिर्फ ये वजह नहीं है कि आपका एक हाथ इंगेज हो जाता है, चाहे आप बाइक पे हो या चाहे आप गाड़ी पे हो, वो तो ब्लूटूथ जैसे आपने कहा कि उसका एक इलाज है। मसला ये है कि कई दफ़ा आप बातें करते हुए खो जाते हो, कई दफ़ा आपको बात करते हुए गुस्सा आ जाता है, ठीक है, वो सारा कुछ इम्पैक्ट करता है या कर सकता है आपकी ड्राइविंग पे। तो इसलिए अगेन मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि सड़क के ऊपर दो मसले हैं। एक तो ये कि आपको नुकसान पहुंच सकता है, और दूसरा इससे बड़ा मसला ये है कि आपकी वजह से किसी और को नुकसान पहुंच सकता है जिसका शायद कोई भी कसूर ना हो। वो शायद फ़ोन पे बात भी नहीं कर रहा था, तो बात फिर वही है कि खुदा ना खास्ता आपसे अपना नुकसान हो जाएगा, शायद कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में रिकवरी हो जाएगी। अगर आपसे किसी और का नुकसान होगा तो वो एक ऐसा गिल्ट है जिससे आप शायद पूरी ज़िंदगी जान ना छुड़वा सकें। जी सर, बिल्कुल सर। हम देखते हैं ये कितनी सक्सेसफुली कर पाते हैं। इसके अंदर ऑब्वियसली ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होएगा, लेकिन उनके ऊपर भी कितना बोझ डालेंगे। एक तो आपने बना दी है जी बाइक लेन जिसको उन्होंने मैनेज करना है, वह बाकी ट्रैफिक को कम तो नहीं हो रही, ज़्यादा ही हो रही है, और उसके ऊपर आपने उनको कह दिया जिसने हेलमेट ना पहनो 3 व्हीलर्स में उनके भी चलान करें, तो उनका वर्कलोड आपने बेसिकली इंक्रीज़ कर दी है। तो उसके तनासब से अगर उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी तो ये भी ज़्यादती है मेरे ख्याल में, क्योंकि आप उनका वर्कलोड। हाँ जी, वैसे मेरा तो ये ख्याल है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी तनख्वाहें तो इंक्रीज़ करें या ना करें, सबकी तनख्वाहें इंक्रीज़ होनी, लेकिन इनके अगर चलान पे इंसेंटिव हो तो शायद परफॉर्मेंस में ऑटोमेटिकली बेहतरी आ जाए, क्योंकि मतलब वो जाहिर है वो ज़्यादा विजिलेंट हो जाएंगे अगर उनको ये पता होगा कि जी हमारे चलान करने पे कुछ उसका हिस्सा हमारे डिपार्टमेंट को या डायरेक्टली करने वाले को मिल रहा है, तो उससे जो है वो अगेन उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। सर आगे चलते हैं सर, एक और खबर हमारे पास सर, वो ये है कि लाहौर के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस का लॉन्च करने का एक प्लान था 16 तारीख को, तो सर अब वो आगे चला गया प्लान। 21 किलोमीटर के ऊपर का रूट है और उसके ऊपर 27 जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो चलाने का प्रोग्राम है। अलबत्ता वो अभी तक बसें तो आ गई हैं, मसला ये है कि उनका जो अमला है जो उनको चलाएगा उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है अभी तक मुकम्मल। तो इसमें मेरे जहन में वैसे ये बात है कि इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल हो, उसमें ट्रेनिंग जो है वो किस चीज़ की है ये मुझे नहीं समझ। या तो आपने बसेस जो मंगवाई हैं वो लॉन्गर बसेस हैं, या तो उनका साइज़ जो सेंटर कनेक्टेड जो होती हैं बड़ी
बसेज हैं वो हैं, नंबर 1 ये हो सकती है, इसकी ट्रेनिंग चाहिए आपको। अगर तो उसी साइज़ की बस है जिनका वो ड्राइवर हजरात जो हैं उस चीज़ की उनकी आदत है, तो इलेक्ट्रिक का तो बल्कि ज़्यादा आसान है कि आपका गियर ही नहीं है उसके अंदर, मतलब वो एक गियर है और एक रिवर्स है और एक फॉरवर्ड है, उस पर वो चलनी है। तो ये ताख़ीर का क्यों निशाना बनी है, ये मेरे नज़दीक अनक्लियर है बात। देखिए पाकिस्तान में मेरा ये ख्याल है कि कुछ भी करने लगो ट्रेनिंग ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि वरना जो चीज़ एक चीज़ में जो शख्स एक्सपर्ट होता है ना, वो हर चीज़ को उसी नज़र से देखता है और उसी तरह चलाने की कोशिश करता है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग अपनी घर की सिडान के लिए जब ड्राइवर हायर करते हैं तो वो किसी पुरानी फ्लाइंग कोच का या डीजल बस चलाने वाले को हायर कर लेते हैं। सो वो शख्स सुबह सुबह आके गाड़ी को स्टार्ट के बाद साफ़ करना शुरू कर देता है कि गाड़ी गर्म हो रही है। तो मतलब एक सिडान को, पेट्रोल सिडान को गर्म करने की 40 मिनट कोई ज़रूरत नहीं होती। सो ट्रेनिंग इनकी बनती है। हाँ बिल्कुल सर, ट्रेनिंग करें हम इस इलेक्ट्रिक जो ग्रीन इनिशिएटिव है उसके साथ हैं। आप देखते हैं ये भी बसेस का बात नहीं है सर, आप और मैं चलेंगे इसको चेक करेंगे। वक्त ख़त्म हो जाता है, अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।